Okay, so there was a network glitch. तो क्लास क्या है बीच में ब्रेक डाउन होगी. So we are going to continue on the जहाँ से हमने छोड़ा सा. So Supreme Court to check proportionality of use of facial recognition at NEET protest. तो basically हम देख रहे थे कि क्या हुआ था कि नीट प्रोटेस्ट साइट पे क्या है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट हैं. पुलिस ने क्या यूज़ किया, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम यूज़ किया, राइट. तो आइडेंटिफाई द पीपल विद सीरियस क्रिमिनल एंड एंटीसीडेंट, राइट. तो जो सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस बोल रही थी उन्होंने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को यूज़ किया है. और ये उन्होंने इसको क्या है देयर सेइंग कि हमने इसको प्रोपोर्शनेटली ही यूज़ किया है. हमने इसका कोई इस तरीके से यूज़ नहीं किया कि हमने किसी का भी ये नहीं कि सब लोगों का जो पीसफुली वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर किसी तरीके से सर्वेलेंस करने की और उनके ऊपर उनकी जो पर्सनल डेटा है उसको कलेक्ट करने की कोशिश नहीं की है. तो दिस इज द व्यू ऑफ द पुलिस. बट सुप्रीम कोर्ट नाउ इज सेइंग कि वी आर गोइंग टू लुक इनटू द मैटर कि कितना आप लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है और कितना प्रोपोर्शनेट यूज़ हुआ है फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का. तो उसकी बात करी जा रही है इन दिस न्यूज. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. So NTA removes 600 experts, 4-tier paper checking system to be put in place. तो बेसिकली क्या है, अभी रिफॉर्म्स आ रही है NTA में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में, राइट. तो उन्होंने क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने क्या है 600 एक्सपर्ट्स निकाल दिए. So 600 experts from the examination team have been removed and new expert on board as a part of revamp. तो क्या है पुराने जो 600 के आसपास उनके कुछ एक्सपर्ट्स थे पेपर चेकर उनको निकाल दिया और उनकी जगह पे अब नए आने वाले हैं, राइट. एंड द एजुकेशन मिनिस्टर जो अभी नए हैं याद रखना है उनका नाम प्रहलाद जोशी हैज डायरेक्टेड एट ऑल द नेसेसरी सिक्योरिटी एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज शुड बी पुट इनटू प्लेस फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन. दे आर सेइंग कि पूरा जो सिस्टम है एग्जामिनेशन कंडक्ट का उसको पूरे सिस्टम को ही क्या है रिवैम्प करने की ज़रूरत है. पहले तो जो आपके पुराने एक्सपर्ट्स हैं उनको निकालो और उनकी जगह पे नए लेके आओ. देन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सो दैट द कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन स्मूथली हो, राइट. So now they are also planning to have a 4-tier question paper checking system. The paper checking system अब और stringent हो जाएगा और इसको 4-tier करने वाले 4 levels पे पेपर चेकिंग का ये जो सिस्टम होगा, राइट. तो strengthen the scrutiny of the examination on papers. तो ये सारी चीज़ें क्या है, so basically बहुत सारी चीज़ें they are going to change to ensure that in future जैसे ये जो नीट कंट्रोवर्सी हुई है दोबारा से ऐसी रिपीट ना हो. तो उस चीज़ कॉन्टेक्स्ट में क्या है गवर्नमेंट is ensuring that proper revamping of the examination system is being done, right. तो उसके ऊपर ये न्यूज़ थी. Okay, moving on to the next news article which is related to the PM Cares funds. So why is PM Cares fund keeping large sums idle, ask the RTI activist. तो एक RTI एक्टिविस्ट है अंजलि भरद्वाज जी, वो क्वेश्चन कर रही हैं दैट PM केयर्स फंड में बहुत सारा पैसा अवेलेबल है तो उसको फालतू आइडल क्यों रखा हुआ है, व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट यूटिलाइजिंग इट. तो बेसिकली हमने पहले भी कुछ दिन पहले भी PM केयर फंड वाज इन न्यूज़ बिकॉज उन्होंने क्या है अपनी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश नहीं की थी, राइट. तो इनकी ऑडिट रिपोर्ट वाज नॉट पब्लिश्ड. तो जिसकी वजह से क्या है बहुत सारे जो RTI एक्टिविस्ट है क्वेश्चन कर रहे थे. देयर सेइंग कि पहले तो आपने जो PM केयर फंड है इसको RTI के परव्यू से बाहर रखा है. तो याद रखना इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ RTI फंड. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बाहर है ये PM केयर फंड. इट मीन्स PM केयर फंड से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन नॉट आस्क इट अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इतना इसमें पैसा आ रहा है, इसमें पब्लिक डोनेशन आ रही हैं. सो बेसिकली क्या है PM केयर फंड में पैसा कहाँ से आ रहा है, पब्लिक डोनेशंस की फॉर्म में आ रहा है. तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल PM केयर्स. सो इट इज प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन. तो इस फंड का काम क्या है कि सिटीजन्स की असिस्टेंस और रिलीफ के लिए क्या इमरजेंसी सिचुएशन में से इस फंड में से पैसा यूज होगा और इसमें जो पैसा आता है दैट इज कमिंग फ्रॉम द पब्लिक डोनेशन से आ रहा है. So when it is public money, तो it should be under the purview of what RTI और you should have the right कि किसने कितना डोनेशन किया, ये डोनेशन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, who all are contributing to the PM care funds, right.
और ये जो पैसा है कहाँ यूज हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जानने का हक तो है, लेकिन अभी क्या है इसको आरटीआई के बाहर रखा हुआ है। तो ऑडिट रिपोर्ट भी इनकी नहीं आ रही थी, तो फाइनली क्या है, नाउ दे हैव पब्लिश इट, एंड तो उसकी जो रिपोर्ट आई है उसको देख के क्या आरटीआई एक्टिविस्ट उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि पहली बात तो क्या है, पीएम केयर फंड में अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से, तो डोनेशंस क्या है 30% तक कम हो गई हैं। पहली बात तो ये देखने को मिली है दैट डोनेशन हैड what they are down to 30% over the previous year, right? Then it is also saying that अगर हम सारा फंड देखें कितना है, अगर उसके अमाउंट देखें तो दे आर सेइंग कि जितना टोटल अमाउंट है उसका सिर्फ 0.01% ही आपने इस साल यूज किया है। तो सारा का सारा फंड तो क्या आइडल ही पड़ा है। जस्ट अ सेकंड। सो यस वी वर डिस्कसिंग कि क्या है, अगर हम देखें कि कितना पैसा यूज हुआ है पीएम केयर फंड का इस साल, तो ओनली 0.01% ऑफ जो फंड है वही यूज हुआ है, राइट। और जो अगर हम टोटल 2020 से लेके 2025 तक भी देखें, राइट, जब से ये फंड बना है तब से लेके अब तक भी क्या है, ओनली 18% ऑफ फंड इज यूज, मतलब लेस देन 1/5 आपने यूज किया। तो दे आर सेइंग कि आप इतना पैसा आइडल रख के क्यों बैठे हो, जब उसके पास जब फंड में पैसा है तो आप उसको यूटिलाइज करो फॉर द रिलीफ ऑफ द सिटीजन, राइट। तो उसका यूज क्यों नहीं कर रहे, राइट। एंड देन इसमें ये भी देखा गया कि कुछ फंड्स 2024-2025 के ईयर में क्या है, रिफंड्स भी वापस आए हैं। सो उसका नेचर भी क्वेश्चन किया गया दैट व्हाई दीज फंड्स हैव बीन रिफंडेड, राइट, that what is the nature of these payments, what are the reasons for the refunds। तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं तो इसके आंसर्स अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके आंसर्स अटैच नहीं किए हैं विद द ऑडिट स्टेटमेंट, और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि पीएम केयर फंड क्या है आरटीआई के परव्यू से बाहर है। तो आप पूछ तो सकते नहीं हो, जितना गवर्नमेंट बताएगी उस पर एडजस्ट करना पड़ेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो पीएम फंड बेसिकली ये भी याद रखना, राइट, वो सेटअप आफ्टर ड्यूरिंग द कोविड टाइम। Okay, moving on to the next news, which is related to the census. So census questionnaire seek data on parents, religion, place of birth, etc. So basically क्या है, as we know census 2027 is in वर्किंग में है, राइट। इस 2 फेजेस में इसमें होना था, फेज 1 इज डन, फेज 2 पे अब मूव कर गए। और फेज 2 में क्या है, पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना, जिसमें आपकी जो है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और साथ में क्या है आपकी कास्ट सेंसस भी होगा। तो कास्ट के रिलेटेड भी पूछेंगे, विच यू बिलोंग टू विच कास्ट, SC ST, और जो भी आपकी कास्ट है सारे वो उसमें पूछेंगे, राइट। तो देन यहाँ पे कुछ क्या है ये भी याद रखना दैट इस बार के जो सेंसस है इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लास्ट टाइम से 13 क्वेश्चंस था, तो लास्ट टाइम के सेंसस में 29 क्वेश्चंस थे, इस बार 40 क्वेश्चंस हैं। और कुछ क्वेश्चंस नए हैं, कुछ क्वेश्चंस नए हैं, कैसे आपने कोविड वैक्सीन कहाँ से लगवाया, तो उसमें 2 ऑप्शन देता है कि इंडिया में लगवाया है, आउटसाइड इंडिया लगवाया, राइट। देन इट इज आस्किंग अबाउट आपके कितने बैंक अकाउंट्स है, देन इट इज ऑल्सो आस्किंग अबाउट योर पर्टिकुलर्स ऑफ योर मदर, योर फादर, उनका मदर और फादर का बर्थ प्लेस भी पूछ रहे, राइट, आपका मोबाइल नंबर, वोटर ID, आपका आधार कार्ड डिटेल। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये नए क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं इस साल के कोविड सेंसस में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। सेंसस के बारे में हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि सेंसस क्या होता है, इंडिया में पहली बार सेंसस कब हुआ था, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार सेंसस कब हुआ था, ये सारे क्वेश्चन हमने काफ़ी बार डिस्कस किए हुए हैं, राइट। तो कमेंट सेक्शन में अच्छा मुझे ज़रूर बताना हु इज़ द एट प्रेजेंट हु इज़ द ऑफिसर जो मैनेज कर रहा है सेंसस को। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस क्या है, एंड द सेंसस कमिश्नर की पोस्ट पे एट प्रेजेंट कौन है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताना है, जिनकी ड्यूटी है टू दिस मैनेज दिस होल प्रोसेस ऑफ सेंसस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज़ फ्रॉम ओडिशा। तो कल ही हमने पढ़ा था दैट ओडिशा में क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 6 डिस्ट्रिक्ट्स आर बैडली हिट बाय फ्लड्स। तो फ्लड्स आए वहाँ पे एंड उसकी वजह से क्या है बहुत डैमेज हो गया। कल हमने पढ़ा था अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख से ज़्यादा लोगों को क्या है इसने जो इफेक्ट किया है फ्लड्स ने। तो अभी फाइनली वहाँ के जो CM है मोहन चरण मांझी, राइट, उन्होंने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। तो 100 करोड़ का रिलीफ पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है दैट हाउ दे आर गोइंग टू
हेल्प द फार्मर्स और इफेक्टेड फार्मर्स को कैसे दे आर गोइंग टू प्रोवाइड असिस्टेंस, एंड कैसे उनको पोस्ट फ्लड मैनेजमेंट के लिए भी कैसे गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प देम एंड ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड देम फॉर द जितना भी उनको क्रॉप लॉस हुआ है और जितना भी लाइफ स्टॉक का जितना भी लॉस हुआ है, तो उन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट उनको कॉम्पनसेट करने वाली है यूजिंग दिस 100 करोड़ का रिलीफ पैकेज। तो डिटेल्स नहीं हमें जानने की कितना कितना पैसा किसको देने वाले हैं, बट इतना एक जो राउंड फिगर है वो जरूर याद रखिए दैट 100 करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया। Okay, moving on to the next news which is related to the BRICS. So basically क्या है, we know BRICS का समिट होने वाला है इस साल इंडिया में। तो BRICS का समिट है इस बार कहाँ पे, BRICS summit is going to take place in September और is it going to take place in India, right? तो समिट से पहले क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे मीटिंग्स होती रहती है, हेल्थ मिनिस्टर्स मिलते रहते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स मिलते रहते हैं, राइट। ऐसे ही क्या इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो उसमें कुछ बातें डिस्कस हुई हैं, दैट इज व्हाई दिस थिंग इज न्यूज़। तो क्या बातें डिस्कस हुई हैं? सो ब्रिक्स कॉल यूरोपियन यूनियंस कार्बन टैक्स प्यूनिटिव एंड यूनिलेटरल। तो दे आर बेसिकली सेइंग कि ये जो यूरोपियन यूनियन ने कार्बन टैक्स लगाया, कौन सा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स CBAM, जो उन्होंने लगाया, जो कि 1 जनवरी से अब इम्प्लीमेंट भी हो गया। They're saying this is punitive, punishing in nature है, और क्या है, यूनिलेटरल उन्होंने इसको इम्पोज कर दिया विदाउट टेकिंग इनटू द व्यू ऑफ अदर कंट्रीज। So let us try to understand that what is this carbon border adjustment mechanism basically है क्या। अगर आपको समझ आ जाएगा then you'll understand why BRICS nation are saying this. So carbon border adjustment mechanism, right? तो बेसिकली आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ऑफ ऑल उन इंडस्ट्रीज पे लगेगा जो कार्बन इंटेंसिव है। कार्बन इंटेंसिव कैसे है, मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इन द इन्वायरमेंट, मतलब वो क्या है पोल्यूशन बहुत क्रिएट करती है, राइट। तो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं कार्बन इंटेंसिव बिकॉज दे आर यूजिंग मोर फ्यूल, कोल बेस्ड, और जो फ्यूल है उसको ज़्यादा यूज़ करें इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग, तो क्या उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो रहा है इन्वायरमेंट में, और उससे क्या है पोल्यूशन हो रही है। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या है बेसिकली जो कि यू के अंडर कंट्रीज है, राइट, उनमें क्या है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं रिलेटेड टू पॉल्यूशन कंट्रोल। तो दे आर एड्रेसिंग द इशू ऑफ पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। उसके लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस लगाए हैं EU कंट्रीज के लिए। तो अगर आप EU कंट्रीज में कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, राइट, तो क्या है आपको ये स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। सो व्हेन यू आर फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस, तो क्या आपको यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द ग्रीनर ऑप्शंस, क्लाइमेट फ्रेंडली ऑप्शंस की तरफ मूव करना पड़ेगा जब आप कोई टेक्नोलॉजी की ऑप्ट करें, राइट। इससे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उस कंपनी उस प्रोडक्ट की क्या है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो EU में जब अगर क्या यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जब कुछ प्रोड्यूस करती है तो उनकी जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा क्यों है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा क्यों है, बिकॉज दे आर पुश्ड बाय द कंट्रीज कि वो क्या है ग्रीनर और पोल्यूशन फ्री ऑप्शंस को यूज़ करें। आप उनको क्या अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए वहाँ के रूल रेगुलेशंस पुश कर रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है अल्टीमेटली क्या है कंपैरेटिवली महंगा हो जाता है। लेकिन अगर आप EU के आउटसाइड देखो, EU के आउटसाइड बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे क्या है स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स नहीं है पोल्यूशन को लेके, और वहाँ पे क्या है कोई भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता, कोई भी इतने फिक्स और इतने स्ट्रिंजेंट रूल रेगुलेशन नहीं है। वहाँ पे वही प्रोडक्ट क्या है चीप प्राइस पे बन जाता है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट चीप प्राइस पे बन रहा है। अगर वही प्रोडक्ट EU कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे वो महंगा बन रहा है। अब क्या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है लेकिन एक कम प्राइस पे मिल रहा है, एक ज़्यादा पे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कस्टमर क्या चीप प्राइस पे ही लेगा, राइट। तो इससे क्या है, इससे ये होगा कि एक तरफ तो EU कंट्रीज क्या है रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रही हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करने में, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करने में कंट्री की हेल्प कर रही है, लेकिन उनको तो लॉस हो रहा है ना क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई। तो उनको ये जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस ना हो, तो इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए जो EU है दे केम अप विद अ अरेंजमेंट जिसका नाम उन्होंने रखा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मतलब कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री से अगर EU में कुछ इंपोर्ट हो रहा है फ्रॉम अदर कंट्रीज जो कि कार्बन इंटेंसिव सेक्टर से है, अगर कोई कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री से प्रोडक्ट आ रहा है
तो दे आर गोइंग टू टैक्स इट अदर देन जो कस्टम ड्यूटी लग रही है वो सब तो लगना है, लेकिन एडिशनल एक कार्बन टैक्स भी लगेगा। एंड ये कार्बन टैक्स क्यों लगेगा? बिकॉज दे आर सेइंग कि आपने वहाँ पे तो कोई स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉलो नहीं करे, तो आपने चीप प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया, प्लस आपने इन्वायरमेंट को भी डैमेज कर लिया। सो वी आर गोइंग टू टैक्स यू फॉर दिस बिकॉज वी डोंट वांट टू इंश्योर, वी डोंट वांट कि कार्बन लीकेज हो। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन लीकेज? तो कार्बन लीकेज का मतलब ये है कि अगर आप ईयू में इंडस्ट्री लगाते हो तो आपको सारे रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे और आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इंडस्ट्रीज क्या करती है? इंडस्ट्रीज अपनी जो फैक्ट्रीज है मूव कर लेती हैं ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे क्या है इतने स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन नहीं है इन्वायरमेंट को लेके, तो वहाँ पे क्या उनका प्रोडक्ट जो है कम प्राइस पे बन जाता है, लेकिन कार्बन तो रिलीज हो रहा है ना। तो दे आर सेइंग कि दिस इज बेसिकली कार्बन लीकेज। आपने कार्बन लीकेज कर दी, कैसे? क्योंकि आपने अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लिया फ्रॉम ईयू टू आउटसाइड ईयू, राइट। तो इस चीज को भी रोकने के लिए दे आर सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप ईयू के बाहर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आप कार्बन इंटेंसिव सेक्टर की इंडस्ट्री हो तो आपके ऊपर क्या है कार्बन टैक्स लगेगा। अच्छा, कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा? जहाँ पे ज्यादा फ्यूल यूज होगा, राइट। सो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ आयरन और स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे क्या है वो सेक्टर हैं जो बहुत ज्यादा कार्बन एमिट करते हैं। तो कार्बन लीकेज को रोकने के लिए भी क्या है ईयू ने ये जो मैकेनिज्म स्टार्ट किया था, राइट। सो बेसिकली ब्रिक्स कंट्री क्या है इसका विरोध कर रहे हैं, देयर सेइंग कि ये यूनिलेटरल है, प्यूनिटिव है, बिकॉज अभी मोस्टली ब्रिक्स कंट्री में क्या इतने स्ट्रिंजेंट रूल रेगुलेशंस तो है नहीं उसको लेके एज पर क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए, राइट। So that is why they are saying this thing. अच्छा, कमेंट सेक्शन में जो न्यू मेंबर्स ऐड हुए ब्रिक्स में वो बता देना। मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल पेज। सो एडिटोरियल, फर्स्ट एडिटोरियल इज कंपेयरिंग द वीबी ग्राम स्कीम। तो बेसिकली क्या है, पहले एमजी नरेगा स्कीम थी, इसको गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया वीबी ग्राम स्कीम के साथ। तो दोनों ही क्या है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। याद रखना दोनों क्या है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का क्या मतलब है कि आपने अगर इनके अंडर रजिस्टर कर लिया, मतलब अगर आपने एमजी नरेगा के अंडर, पहले तो एमजी नरेगा था अब नहीं है, या वीबी ग्राम के अंदर आपने रजिस्टर कर लोगे तो आपका नाम उस लिस्ट पे चढ़ गया तो गवर्नमेंट आपको क्या एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट ढूंढ के देगी। तो ये भी याद रखना ये अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगी इसके अंदर। और थोड़ा सा फर्क क्या है, एमजी नरेगा में क्या है 100 डेज ऑफ एश्योर्ड वर्क था, तो साल में आपको कम से कम 100 दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वीबी ग्राम में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करेगी और इसको कर दिया 125 डेज कर दिया, राइट। तो 125 डेज का एश्योर्ड आपको जॉब मिलेगा, अनस्किल्ड लेबर जॉब मिलेगा, कहाँ पे? इन रूरल एरियाज, राइट। एंड व्हाई दिस थिंग इज न्यूज नाउ? बिकॉज आर्टिकल में, द एडिटोरियल में ये डिस्कस किया जा रहा है दैट एम्प्लॉयमेंट गारंटी हैज स्लिप्ड इनटू लिम्बो। द व्हाट बेसिकली द ऑथर इज ट्राइंग टू से, द ऑथर इज ट्राइंग टू से दैट कि जो जबकि ये उम्मीद थी और इस उत्साह के साथ क्या एमजी नरेगा को रिप्लेस किया वीबी ग्राम के साथ और इसको फंड्स भी ज़्यादा एलोकेट किए ये सोच के कि ये ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा और इसमें ज़्यादा लोग क्या है एम्प्लॉयमेंट के लिए आएंगे और ये ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। बट देखने को ये मिला है दैट अगर हम पिछले साल के जुलाई के डेटा से कंपेयर करें तो इस साल के जुलाई में क्या है 50% डिक्लाइन आया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अंडर द वीबी ग्राम स्कीम, अगर इसको हम पिछले साल के एमजी नरेगा के डेटा से कंपेयर करते हैं, राइट। सो दे आर लाइक टॉकिंग कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इसको। तो दे आर सेइंग कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो वीबी ग्राम को कौन सी मिनिस्ट्री जो है कर रही है मैनेज? सो दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो दे आर सेइंग कि ये जो डाउनफॉल आया है, ये जो कम हुए हैं अपना एम्प्लॉयमेंट, सो दे आर सेइंग कि इसका एक रीजन ये है कि कुछ स्टेट्स में ही ये कम हुआ है अंडर जो सेक्शन 6 के अंडर स्टेट्स आती है, राइट। उनमें क्या है उनमें डिक्रीज आया एम्प्लॉयमेंट का, जिसके कारण क्या है ये जो आपको डिक्रीज दिख रहा है। लेकिन ऑथर कह रहे हैं दैट दीज स्टेट्स अकाउंट फॉर अ स्मॉलर शेयर ऑफ टोटल एमजी नरेगा एम्प्लॉयमेंट्स
एंड क्या है, अगर इसको कंपेयर करें तो ये एज सच क्या है, दिस इज नॉट अ कन्विंसिंग आर्गुमेंट. सो ये मिसलीडिंग आर्गुमेंट जो है मिनिस्ट्री की तरफ से दिया जा रहा है. देन देयर सेइंग कि जो ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम एमजी नरेगा टू बीबी ग्राम, तो इसमें क्या बहुत कंफ्यूजन में ही जो चीज़ें चलती रही हैं. देयर सेइंग कि फर्स्ट जो 3 मंथ थे अप्रैल तो जून तक तो क्या है कंफ्यूजन ही चलती रही है. बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हुआ, एमजी नरेगा के जो फंक्शनरीज थे, देखो इम्प्लीमेंट ये स्कीम जुलाई से हुई राइट, लेकिन जो इसके पिछले 3 महीने थे जून से अप्रैल से लेके जून तक, तो बहुत सारी स्टेट्स में ये देखा गया दैट एमजी नरेगा के जो फंक्शनरीज हैं वो नए काम नहीं ढूंढ रहे, ओपन नहीं कर रहे थे राइट, और किसी को भी नए काम के लिए हायर नहीं कर रहे थे. दे आर सेइंग कि एमजी नरेगा तो बंद हो जाएगा, तो आप क्या बीबी ग्राम के अंडर ही रजिस्टर होना, तो नया काम कुछ ओपन ही हो रहा था. और कई स्टेट्स में तो ऐसा देखा गया कि देयर वाज नो एमजी नरेगा वर्कर्स एट ऑल. तो इसकी वजह से भी क्या है, बहुत जो है आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक लीप देखने को मिला गया. और ये जो अप्रैल टू जून का टाइम है, इस टाइम पे तो ये मैक्सिमम जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है अंडर द एमजी नरेगा स्कीम, क्योंकि पीक सीजन होता है, समर सीजन होता है, और इस टाइम पे एग्रीकल्चर में क्या है बहुत सारी लेबर यूज हो जाती है. तो ये जो है पीक सीजन में भी क्या है, देयर वाज अ सीरियस डाउनफॉल. तो दैट शोज कि बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन आल्सो कि ये चीज डाउनफॉल आया है. एंड इट इज मेंशनिंग कि कितना आया, तो देयर सेइंग कि एमजी नरेगा और बीबी ग्राम जनरेटेड ओनली 70 करोड़ पर्सन्स डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द सेम मंथ, ए डिक्लाइन ऑफ 43%. तो लास्ट ईयर अगर बात करें तो 128 करोड़ जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी. इस साल क्या है ओनली 70 करोड़ पर्सन्स पर डे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, जो कि इससे कंपेयर करें तो 43% का डिक्रीज है, जो कि कम बात नहीं है. सो दिस इज अ ह्यूज डिक्रीज. सो दिस इज समथिंग दे आर सेइंग कि अभी इट इज़ वेरी टू ईजी और टू अर्ली टू पास एनी जजमेंट कि क्या ये स्कीम सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी. बट जो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन, जो ट्रांजिशन फेज है, उसमें क्या है एक अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिल रही है दैट बीबी ग्राम में क्या है कंपैरेटिवली एक प्रोपोर्शनेटली काफ़ी ज़्यादा क्या है डाउनफॉल आ रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में. तो दैट इज़ व्हाट द ऑथर्स कंसर्न इज. तो आपने क्या बेसिकली मेन जो चीज़ याद रखनी है वो बीबी ग्राम स्कीम के बारे में रखना है. that what are the features of BB Gram scheme. तो कमेंट सेक्शन में इसके फीचर्स बताना, what are the features of this scheme. और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है वो हमने डिस्कस कर लिया. दैट इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये आती है. तो आपने ये चीजें इसके बारे में याद रखनी है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल. ओके, सो दिस इज अबाउट यूएसए और इंडिया के जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में. दिस इज सेइंग दैट तो रिसेंटली क्या है एक एक्विजिशन लगाया गया यूएसए द्वारा राइट. दे आर सेइंग दैट उन्होंने एक लिस्ट पेश करी है अपने व्हाइट हाउस में एक रिपोर्ट पे पब्लिश करी है जिसमें उन्होंने 40 कंट्रीज की लिस्ट पेश करी है, जिसमें इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री. एंड दिस लिस्ट में क्या लिखा है, इट रैंक्स द कंट्रीज एज द इनेबलर्स ऑफ चाइनाज रिवीजन ऑफ यूएस टैरिफ्स. तो क्या है इस चीज़ का मतलब, तो बेसिकली उन्होंने एक्विजिशन लगाया कि ये जो कंट्रीज हैं चाइना के प्रोडक्ट्स को क्या है इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे देश में, और चाइना को क्या है जो अगर वो चाइना से इंपोर्ट होते तो उनके ऊपर काफ़ी टैरिफ लगता, क्योंकि ये कंट्रीज खुद बाय कर लेते हैं उस प्रोडक्ट्स में, उनमें माइनर चेंजेस करते हैं और फिर उन प्रोडक्ट्स को क्या है यूएसए में इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं सॉरी. तो उनमें क्या है अदरवाइज अगर वो चाइना से आते तो उनके ऊपर काफ़ी टैरिफ लगता है, इस तरीके से उनके ऊपर कम टैरिफ लग रहा है. तो दे आर सेइंग कि ये चाइना की हेल्प कर रहे हैं इन द इवेजन ऑफ टैक्सेस. तो उसकी लिस्ट में 40 कंट्री के नाम है और इंडिया का भी नाम है उसमें. सो दे आर सेइंग कि हम इस चीज़ को ऑथर कह रहे हैं कि इस चीज़ को डिनाई तो नहीं किया जा सकता कि इंडिया में जो मैक्सिमम इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं राइट वो कहाँ से आए हैं हमारी कंट्री में. क्या चाइना से हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते राइट, और उसमें माइनर चेंजेस करके पहले ऐसे बेचते भी थे राइट. बट नाउ इट इज सेइंग दैट द नेचर ऑफ दिस इंपोर्ट इज स्लोली चेंजिंग. नाउ क्या है इंडिया इज मूविंग टुवर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हम मूव कर रहे हैं राइट, एंड मेक इन इंडिया चल रहा है.
आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, तो ये सारे जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है ये पुश कर रहे हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए। तो अब जो हमारे जो प्रोडक्ट्स जो चाइना से या दूसरी कंट्री से ज़्यादातर इंपोर्ट हो रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो इंटरमीडिएट कैटेगरी के हैं। इंटरमीडिएट कैटेगरी के मतलब क्या है कि वो दे आर द रॉ मटेरियल जो यूज होंगे दूसरे फाइनल प्रोडक्ट बनाने के, राइट। तो बेसिकली क्या हम माइनर चेंजेस नहीं कर रहे हैं, नाउ वी आर व्हाट gradually we are moving away from importing finished products and making cosmetic changes। cosmetic changes क्या मतलब थोड़ा बहुत ये here there छोटे छोटे changes कर देना, तो वो उसको बोलते हैं cosmetic changes। तो ये अब हमने छोड़ दिया। and now the share of intermediate goods in Indian export from China has steadily rising। now India is doing much of its own assembly and manufacturing in several sectors, relying on China and other countries for the parts needed। तो हम स्पेयर पार्ट्स और रॉ मटेरियल के लिए क्या दूसरे कंट्रीज पे अब इम्पोर्ट्स पे ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, और असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्या है देश में खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दे आर सेइंग कि अब हमारा नेचर चेंज हो गया। तो जब ऐसा कुछ यूएसए एक्विजिशन लगाता है उसके बाद में क्या है वो आपको प्रेशराइज करता है कि आप अपनी पॉलिसी को चेंज करो। तो क्या है दिस थिंग इज सेइंग कि गवर्नमेंट नीड्स टू टेक अ स्ट्रॉन्गर स्टैंड। ये नहीं है कि बो डाउन कर जाए, और बहुत बार ऐसा हुआ भी है इन पास की जब यूएस की गवर्नमेंट ने क्या है प्रेशराइज किया है इंडिया को, तो इंडिया ने अपने डिसीजंस को क्या है चेंज किया है, राइट। तो एग्जांपल्स भी उसने दिए। तो दे आर सेइंग कि अब ऐसा गवर्नमेंट को करने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट शुड नॉट बो डाउन एकदम से ही चाइना यूएसए के प्रेशर के आगे। The author is giving examples from the history कहाँ पे इंडिया ने बो डाउन किया है to the US pressure। तो it is saying that कि इंडिया ने 2018 में इंडिया cut the tariffs to 50% from the earlier 60 to 75% on the high-end motorcycles। तो जब यूएस ने ये बोला कि आप यहाँ पे हाई एंड मोटरसाइकिल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंडिया टैरिफ लगा रहा है, तो प्रेशर में आगे क्या है जो पहले हम 60 से 75% का टैरिफ लगा रहे थे उनके ऊपर, वो क्या हमने उसको कम करके 50% कर दिया। सिमिलरली हम जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे थे श्रिम्प फीड पे उसको भी हमने रिड्यूस किया, राइट। सिमिलरली इट ऑल्सो टॉक्स इंडिया ने अंडर द यूएस प्रेशर क्या है हम अपना जो है डाइवर्सिफाई किया फ्रॉम द रशियन ऑयल ऑल्सो, बिकॉज हमें रशिया से क्या कंपैरेटिवली चीपर डिस्काउंट रेट पे क्या जो है ऑयल मिल रहा था। अंडर द यूएस प्रेशर हमने क्या वो सस्ता ऑयल नहीं खरीदा और दूसरी कंट्री से महंगा ऑयल खरीदा। तो दिस इज शोइंग की एग्जाम्पल कि कैसे इंडिया बो डाउन कर जाता है जब यूएसए उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करता है। तो द ऑथर इज सेइंग कि नॉट दिस टाइम यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, और इस टाइम आपको क्या है यूएसए के प्रेशर के आगे बो डाउन नहीं करना चाहिए। ओके Okay, moving on to the next editorial, Beyond America. So this is basically highlighting the reducing importance and reducing influence of USA in the West Asia. So they are saying that अभी Arab states can no longer depend on USA for their security needs। तो अभी सिचुएशन क्या है, US ईरान क्राइसिस चल रहा है, उसमें क्या अभी बॉम्बिंग वगैरह तो रुकी है, एंड यूएसए बहुत बार बोल चुका है कि येस वी आर गोइंग टू कम अप विद अ डील विद ईरान, बट ईरान हर बार उस चीज़ को क्या है डिनाई कर रहा है। ईरान कॉन्स्टेंटली क्या है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहा है टू लाइक मूव टूवर्ड एनी डील। को देयर सेइंग कि हमारे कुछ प्री कंडीशन है, देन ओनली अ डील कैन टेक प्लेस बिटवीन यूएस एंड ईरान, राइट। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं, और उसमें एक जो न्यूज़ निकल के आ रही है दैट कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट ने थ्रेटन किया था ओमान को दैट वी विल बॉम्ब यू, राइट। अगर आपने क्या ईरान के साथ मिलके कोई डील करी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड। तो बेसिकली क्या है कुछ दिन पहले ईरान ने ऑफर किया था ईरान को कि हम दोनों मिलके क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर लेते हैं, और कुछ टैक्स तुम ले लेना, कुछ पोर्शन टैक्स का क्या है कुछ जो हम फीस चार्ज करेंगे कुछ पोर्शन उसका तुम ले लेना, कुछ मैं ले लूँगा। तो ये ऐसा अरेंजमेंट सजेस्ट किया था ईरान ने ओमान को, राइट। तो जब यूएसए को ये पता चला कि यस इट इज ट्राइंग टू एल्योर ओमान, राइट, तो ओमान को उन्होंने यूएसए ने थ्रेटन किया कि अगर आपने कोई ऐसा डील कर लिया ईरान के साथ तो आपके ऊपर हम क्या बॉम्ब फेंक देंगे, राइट, तो आपको भी बॉम्ब कर देंगे, राइट। सो वो थ्रेट के बाद क्या है
दिस थिंग हैज हाईलाइटेड कि कैसे यूएसए की जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है इन द रीजन वो कम हो रही है, और कैसे इट इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस इशू, जिसमें वो यूएस जो ईरान के साथ ये इशू में फंस गया, उसमें से वो कैसे इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस थिंग. सो दे आर सेइंग कि अब जैसे यूएसए क्या अपने एलाइज को ही जब जरूरत पड़ती है तो उनको ही धमकाने लग जाता है जब उसकी बात नहीं बनती, राइट. तो क्या ये शो करता है कि आप यूएसए पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी सिचुएशन बढ़ती है तो वो अपने फायदे के लिए किसी को भी धमकाने लग जाते हैं, किसी का भी डैमेज करने के बारे में सोचने लग जाते हैं. सो दिस इज गिविंग अ व्यू पॉइंट कि अभी अरब स्टेट्स को क्या है और डिफरेंट अलायंसेस बनाने चाहिए और रादर यूएसए पे डिपेंड नहीं करना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए. और इसी का ही एग्जाम्पल निकल के आ रहा है. अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मक्का पैक्ट, जो कि साइन किया गया है सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में. तो ये एक न्यू सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स निकल के आ रहे हैं और ये नीड ऑफ आर भी है, बिकॉज अभी क्या है, अरब कंट्रीज कैन नो लॉन्गर डिपेंड ऑन यूएस फॉर द सिक्योरिटी नीड्स. तो दिस इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. So moving on to the next news article. Okay. अच्छा, ये दो तीन चीजें याद रखनी है छोटी छोटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, OpenAI इंट्रोड्यूस ChatGPT फॉर टीन्स अमिड द लीगल प्रेशर. तो काफ़ी लीगल प्रेशर के बाद क्या है, उन्होंने एक सेपरेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर द टीन्स. तो टीनेजर्स के लिए क्या है, जो कि 13 से 17 के एज ग्रुप के में फॉल करेंगे, राइट. उनको क्या है, ChatGPT फॉर टीन्स उनके क्या है यूज़ कर सकते हैं, राइट. उनके लिए लॉन्च किया गया है बाय द OpenAI. तो ये याद रखना, OpenAI का प्लेटफॉर्म है ChatGPT, ये याद रखना. ओके. Then next news is related to the International Criminal Court. So US sanctions International Criminal Court Chief Tomoko Kane of Japan. तो बेसिकली क्या है, ये जो जापान के जज है, राइट, जिनका जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, राइट. इन्होंने बोला कि नाउ द दिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बहुत ज़्यादा क्या है, पोलिटिसाइज होता जा रहा है, राइट. सो दिस आफ्टर दिस उनकी ये स्टेटमेंट के बाद पे क्या यूएसए ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात करी है. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, दैट व्हाट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. तो बेसिकली ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम्स को क्या है प्रोसिक्यूट करने के लिए कोर्ट है. एंड दिस इज फॉर्म्ड अंडर द रोम स्टैट्यूट. ये आपने याद रखना है, राइट. और ये कब पास हुआ था, 1998 में 17 जुलाई, राइट. सो 17 जुलाई रोम स्टैट्यूट 1998 इसके अंडर बना था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. और ये याद रखना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो केसेस हैं वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट जा सकते, कंट्री के अगेंस्ट आप कोई केस लेके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जा सकते. और इसकी जुरिसडिक्शन कौन कौन से केसेस तक है, तो ये भी याद रखना, व्हाट एग्जैक्टली इज द जुरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. तो इट टेक अप द केसेस रिलेटेड टू द वॉर क्राइम्स, टू द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जेनोसाइड. तो ऐसे सारे केसेस ये लेता है. सो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी रिलेटेड टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना, यूएन का भी एक जुडिशियल ऑर्गन है, उसका नाम क्या है. और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हेडक्वार्टर्स भी बताने, राइट. सो आई होप आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी और जितने भी हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए आपको इनके ऊपर क्लैरिटी होगी. अगर कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछ सकते हैं. और जितने भी क्वेश्चंस क्लास में पूछे गए प्लीज इनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए. So let's wind up the session here only. Thank you so much for joining us on our channel and let's meet tomorrow. Thank you. Have a great day.